नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह चुनावी आगाज करने जा रहे हैं। गुरुवार को दुर्ग में अमित शाह का दौरा है। दुर्ग कांग्रेस का मजबूत किला कहा जाता है और इस बीच सीएम बघेल का कहना है कि दुर्ग को वो साध नहीं सकते हैं। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि भूपेश बघेल के दुर्ग को क्या बीजेपी के चाणक्य भेद पाएंगे। अमित शाह का दुर्ग जीतने का प्लान क्या वाकई में सफल हो पाएगा और वाकई में वो प्लान है क्या? बिना सीएम चेहरे के वोटर्स के दिलों में क्या बीजेपी जगह बना पाएगी? केंद्र की योजनाओं के सहारे क्या सत्ता में वापसी की राह आसान होगी? कई पुराने नेता नाराज हैं, फिर भी संगठन आखिर मजबूत कैसे होगा? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की है, जो गुरुवार को दुर्ग के दौरे पर आ रहे हैं। दुर्ग से बीजेपी चुनावी आगाज करने जा रही है और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन दुर्ग में देखने को मिलेगा। दुर्ग कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाता है, इसीलिए बीजेपी ने कांग्रेस के दुर्ग को भेदने की तैयारी कर ली है। बीजेपी का कहना है कि अमित शाह के दौरे से प्रदेश में बीजेपी मजबूत होगी। एक विशाल आम सभा को वे संबोधित करने वाले हैं। पार्टी ने पूरी जोर शोर से तैयारी प्रारंभ कर दी है और 50,000 से अधिक लोग उस रैली में शामिल होने वाले हैं और वो रैली ऐतिहासिक होगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के दौरे पर चुटकी ली है। सीएम ने कह दिया है कि दुर्ग हमारा गढ़ है और वे इसे साध नहीं सकते। किसी में दम नहीं है कि हमें रोक सके। 22 तारीख है, सरोज जी का जन्मदिन है। हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। दुर्ग हम सबका है ना। और कांग्रेस का हमेशा वहाँ गढ़ रहा है। 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी। बीच के अंतराल में थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन दुर्ग हमारे कांग्रेस का दुर्ग रहा। अब ये जाने कि बीजेपी ने आखिर दुर्ग जिले को ही क्यों चुना और दुर्ग इतना खास क्यों है। तो सीएम भूपेश बघेल का गृह जिला दुर्ग है। सीएम भूपेश बघेल की पाटन सीट भी दुर्ग में आती है। सीएम बघेल और 5 मंत्रियों का गढ़ दुर्ग है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, अनिल भेड़िया और गुरु रुद्र कुमार यहीं से आते हैं। यहाँ की 20 विधानसभा सीटों में 18 कांग्रेस के पास है। बीजेपी के पास राजनांदगांव और वैशाली नगर सीट है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस के सबसे मजबूत किले को भेदने की जुगत में लगी हुई है। पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व का जोर दुर्ग पर है और अमित शाह ने दुर्ग जिले को ही चुना है। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। अब देखना होगा कि भूपेश बघेल के मजबूत किले को भेदने में बीजेपी के चाणक्य कामयाब हो पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो अमित शाह के सियासी दौरे को लेकर के कई चर्चाएं हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मजबूत किले को ढहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह इस दौरान आ रहे हैं, क्या उसमें उनको सफलता मिलेगी? क्या रणनीति होगी? और कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से इस अपने किले को मजबूत तरीके से बनाए हुए है, इसके पीछे की वजह क्या है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों से आपको मिलवाएं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता अशोक बजाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में है और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन अभय नारायण जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी जिस मकसद के साथ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब आ रहे हैं दुर्ग में, तो कांग्रेस पार्टी का जो दुर्ग है उसको ढहाने के लिए, उस पर फतह हासिल करने के लिए बड़ी रणनीति है उनके पास। लेकिन कांग्रेस की प्लानिंग क्या है? अपने किले को अपने पास बचाए रखने के लिए सत्ता में वापसी की राह अगर वापस चाहिए तो उसके लिए क्या कोशिश है? शुभेंदु जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक दल के बड़े नेता छत्तीसगढ़ आना प्रारंभ करेंगे।
कांग्रेस की बात हो, भाजपा की बात हो, अन्य भी कुछ दल अपना भविष्य तलाशने के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, छत्तीसगढ़ में न तो नाम है, न तो चेहरा है, न कोई सरकार के खिलाफ उनके पास मुद्दा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बार बार, क्योंकि यही कह करके खुद मुख्यमंत्री ने भी बड़ा आरोप लगाया था इस पर जरा। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास, जी अभय जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पास अमित शाह, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और सहारा नहीं बचा है। और जहां तक दुर्ग का सवाल है, दुर्ग मोतीलाल वोरा के घर में सली रही है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनका गढ़ है। आज उनके बेटे वहां से विधायक है। चंद्रूलाल चंद्राकर 5 से 6 बार सांसद रहे, जो पत्रकार जगत के बड़ा नाम था और कांग्रेस में स्थापित नेता थे, वासुदेव चंद्राकर हुए। और आज भी आपने ही गिनाया कि यहाँ से 6 मंत्री हैं, 20 में से 18 सीट हमारे पास है। और दूसरी बात, ऐसा कोई कारण नहीं है कि दुर्ग की जनता हमारे साथ नहीं है। दुर्ग का जो विकास 15 साल में रमन सिंह जी को करना चाहिए था, वो रमन सिंह जी ने नहीं किया। एक भेदभाव रहा। तो दुर्ग के लोग जानते हैं कि किसके साथ आगे जाना है। और कांग्रेस की पूरी रणनीति, उनकी योजनाओं, अपने काम, अपनी योजना और अपने विकास पे। तो अमित शाह जी कल 22 तारीख है, उपाधि दी जाती है, जन्मदिन मनाने के लिए सरोज पांडे जी आ रहे हैं, के अंदर जाते हैं, सारे सियासी समीकरणों को ध्वस्त कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि मुश्किलें हो जाएंगी आपके लिए? यहाँ छत्तीसगढ़ के चाणक्य बैठे हैं, जिन्होंने कांग्रेस को केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान को स्थापित करने का बात कर रहे हैं। राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी के निर्देश पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के जो हमारे चाणक्य हैं, हमारे मुख्यमंत्री, वो बैठे हुए हैं। और हमको अपने काम, अपने विकास, अपनी योजना पर भरोसा है। और इनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह के चेहरे पे भरोसा है। तो हमारे दो के सरकार के एक व्यक्ति आ रहे हैं, कुछ दिन में नरेंद्र मोदी भी आएंगे। अभी अमेरिका के दौरे पे है, वहां से खाली हो जाएंगे तो वो भी छत्तीसगढ़ घूमने आएंगे। छत्तीसगढ़ में स्वागत है। लेकिन राजनीतिक रूप से इनको कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक है, राजनीतिक रूप से कुछ मिलेगा नहीं अशोक बजाज जी, चाहे कितने बड़े नेता आ जाएं, क्योंकि बीजेपी के पास ना मुद्दा है ना चेहरा है, बार बार यही कहा जा रहा है। लेकिन चाणक्य आएंगे तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ अब नई रणनीति होगी, नई सियासी जान पार्टी के अंदर फूंकने की कोशिश होगी? लेकिन कैसे संभव है? देखिए, चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और उन्होंने दुर्ग से कांग्रेस का किला भेदने का जो संकल्प लिया है, जिससे जाहिर हो रहा है, तो ये आप देखेंगे कि जहां 6 मंत्री हैं। दुर्ग का किला भेदने का मकसद क्या है? भूपेश बघेल को वहां पर कमजोर करने की कोशिश है या सीधे डायरेक्ट अटैक भूपेश बघेल के इलाके पर है? देखिए, 2018 में मजबूत थे लोग। उसके बाद 2019 में क्या स्थिति थी दुर्ग संभाग की? दोनों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी को मिली, 0 आई कांग्रेस। पंचायत चुनाव में लगभग बराबर की स्थिति थी, कोई ऐसा निराशाजनक स्थिति रही नहीं। तो कुल मिलाकर जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा विश्वास आज भी कायम है। एक बार की भूल को ये तो चेहरा तो है नहीं ना सर, किस चेहरे के आधार पर आप चुनाव में अगर जनता के बीच में जाएंगे तो मुद्दा तो कोई होगा, चेहरा तो कोई होना चाहिए ना जिसको आगे प्रेजेंट करेंगे। बार बार यही तो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपके पास चेहरा ही कोई नहीं है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। दुर्ग जिले में, भिलाई में, खुद मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र पाटन में जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, अराजकता बढ़ी है और लोगों के साथ वादा खिलाफी हुई है, ये कोई कम बात है क्या? एक भुवनेश्वर साहू जो इसी संभाग का है, वहाँ उसके घर में घुसकर उसको मारा गया, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा है क्या? मुद्दों की कोई कमी नहीं है। पीएससी का मामला भी आपके सामने है ही है। और इसके अलावा गौठान में जो गड़बड़ियां की, चावल में जो गड़बड़ियां हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पास सारे मुद्दे आज हैं। और इसके आधार पर जाएंगे और देखिएगा अमित शाह जी कल आ रहे हैं, आने के बाद
वातावरण ऐसा बदल जाएगा ठीक है, कि चलिए हम कल कांग्रेस के ऊपर वाले उम्मीद अभी से रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन कैसे होगा ग्राउंड जीरो पर, कहने से कुछ नहीं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ की सियासी नब्ज को समझते भी हैं। आप सर एक चीज जरा थोड़ा सा बताइए, सियासी मायने इसके क्या है? आना ये ठीक है, लेकिन दुर्ग के ऊपर फोकस, जिसका जिक्र भी किया जा रहा है कि 6 मंत्री, लेकिन जो कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कितने भी नेता बार बार कहते हैं कि हमारे पास भूपेश बघेल हैं, और भूपेश बघेल को एक ब्रांड के तौर पर प्रेजेंट किया गया, और इसीलिए कोशिश यही है अमित शाह की और बीजेपी के चाणक्य की कि इसी इमेज को डेंट किया जाए, उनके ही इलाके में घुसा जाए। ये अमित शाह राजनीति के माहिर खिलाड़ी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो क्या सोच कर आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, ये पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि कुल 496 सीटों का एक खाका बना है इनके पास में, जहां पर लोगों को पहुंचना है, जिसमें 52 सीटें ऐसी हैं जिन पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित है। उसमें से दुर्ग लोकसभा सीट भी है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक प्रयास है कि दुर्ग लोकसभा सीट आकर के, और कवर्धा और दुर्ग में जहां कम से कम सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में, वहां पर ऐसा कुछ कह दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे लोग सोचने को मजबूर हो जाए भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जैसे आपको ख्याल होगा, अभी तमिलनाडु गए थे अमित शाह जी, वहां उन्होंने एक मीटिंग में कह दिया कि अगली बार प्रधानमंत्री दक्षिण क्षेत्र से भी बन सकता है। एक पुड़िया समझिए, जो एक आशाएं समझिए, वो उन्होंने वहां छोड़ दी। वहां उस पर चिंतन हो रहा है कि भाई हमारे क्षेत्र का भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ऐसा कहा है अमित शाह जी ने। बाद में जो भी हो उसका, ठीक है। दरअसल 9 साल पूरे होने की जो बातें हैं प्रधानमंत्री की, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास अमित शाह अपने भाषण में करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। और जो दुर्ग क्षेत्र है, दुर्ग क्षेत्र में मैक्सिमम सीटें आज कांग्रेस के पास में है, और राजनांदगांव क्षेत्र की भी मैक्सिमम सीटें कांग्रेस के पास में है। तो ये राजनांदगांव जिला, रायपुर जिला और दुर्ग जिला का जो है प्रभाव होगा। दुर्ग जिला जो है 5 मंत्रियों की क्षेत्र है, जहां से खुद भूपेश बघेल का घर है, और वहां आना मतलब साफ है। आप जो कह रहे थे वो सही है, जो मुख्यमंत्री के किले को ध्वस्त करने का प्रयास करने का वो कोशिश करेंगे, एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि ये चेहरे तय नहीं कर पा रहे। एक समय था अच्छा चेहरे थे इनके पास में, इस वक्त दुर्ग में चेहरे तय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो है एक नजर से निकालेंगे अमित शाह की कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो जीत सके। हाँ ठीक है, तो यानी कि आने वाले चुनाव के अंदर जो नेता टिकट की दावेदारी करने वाले हैं उसकी यहां से ही अभी से स्क्रूटनी होनी शुरू हो जाएगी। मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं, लेकिन अशोक बजाज जी, आपको नहीं लगता कि अभी भी अगर टक्कर लेनी है, और जहां एक तरफ भूपेश बघेल ब्रांड है तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास भी कोई ऐसा बड़ा चेहरा होना चाहिए जिसके दम पर आप कह रहे हैं मुद्दे बेशुमार हैं, लेकिन उसको आगे कैश करने के लिए एक बड़े चेहरे की जरूरत तो होती है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब मोदी का जो मैजिक है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, कर्नाटक इसका उदाहरण है। देखिए, मोदी जी के चेहरे के मुकाबले में तो आज दुनिया में कोई चेहरा नहीं है। ये दुनिया मान चुकी है, कई राष्ट्राध्यक्ष इस बात को बोल चुके हैं। अब कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आती। एक आध चुनाव में जहां हर बार सत्ता परिवर्तन होता है, उन राज्यों का उदाहरण लेकर गलत फहमी में है तो गलत फहमी में रहे, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है, ये गलत फहमी में रहे। लेकिन जहां तक दुर्ग क्षेत्र का सवाल है, पाटन में इन्होंने या दुर्ग जिले में, दुर्ग संभाग में कोई विकास का काम किया नहीं। हाथ पर तो मंथन होना चाहिए सर। ठीक है सर, आप सरकार की कमियां गिना लेंगे, लेकिन संगठन के अंदर जो कमियां हैं, जो नेताओं की नाराजगी है, उसको कैसे दूर कर पाएंगे? नेताओं में समन्वय है, सामंजस्य है, आपसी संवाद है और सब सक्रिय है, इतना आप जान लें। हाँ। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरे कोई कमी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के नेता जा रहे हैं। अलग आदिवासी वर्ग के बड़े नेता जब पार्टी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि पार्टी के भीतर वो बात नहीं रही है, तो वहीं से सवाल शुरू हो जाते हैं। और ये वो कहते हैं कि फेरिस्त अभी शुरू हुई है। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी के भीतर जिनका दम घुट रहा है, वो खुद कहते हैं पब्लिक डोमेन में आकर के।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी सामूहिक रूप से अभी पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस में अकेले भूपेश बघेल अलग थलग पड़ गए। सरकार के मंत्री भी अब बोलना बंद कर दिए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है तो जो आरोप लगाते थे आप, जय वीरू की जोड़ी जो है तस्वीरों में सामने भी आ गई है। जय वीरू की जोड़ी अब तो निशाना साधने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा ना उन्होंने। जय वीरू की जोड़ी पूरी तरह फ्लॉप हो गई है और बाकी मंत्री भी जो सरकार के प्रवक्ता थे या अन्य कोई कद्दावर मंत्री थे, सबके सब मौन है। अकेले भूपेश बघेल जी बोल रहे। और भूपेश बघेल जी बहुत ललकार के गए थे उत्तर प्रदेश, जहां पर इनके 399 उम्मीदवार खड़े थे कांग्रेस के, उसमें केवल 12 लोगों की जमानत बच पाई। चलिए और 2 लोग जीत पाए। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। अभय नारायण जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। कर्नाटक और हिमाचल भी गए थे सर अशोक भैया। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए अभय नारायण जी की कैसे हमेशा हर साल 5 साल में सरकारें बदलती है। नहीं, केंद्र की योजनाओं के जरिए। अच्छा, भूपेश बघेल साहब ये कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, दुर्ग को बचाने में कामयाब होंगे। दुर्ग तो सबका है, लेकिन ये दुर्ग कांग्रेस का किला है। लेकिन इस किले में जब, क्योंकि कहा जा रहा है गिरिराज सिंह आए, इससे पहले कई केंद्र स्तर के नेता आ चुके हैं, संघ के लोग आ चुके हैं, प्रधानमंत्री को आना है, तो आपको नहीं लग रहा कि हवा बदलेगी, जिसको लेकर के बीजेपी के नेता बार बार उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? अभय जी देखिए, भाजपा के नेताओं के आने से हवा नहीं बदलती और भाजपा के नेताओं के आने से कोई हवा बदलने वाली नहीं है। रही बात अमित शाह के दौरे की, तो कल अमित शाह जी अभी अशोक भैया ने कहा ना विकास की बात, छत्तीसगढ़ में एक काम 5 साल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया हो, एक काम भिलाई में आके कल बता दें, कल की सभा में बोल दें। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि एक काम, कांग्रेस के 17 सवाल पूछे हैं, एक भी सवाल का जवाब दे दें। हमारे संचार विभाग ने पूछा है सवाल, रेलवे जोन बिलासपुर की ट्रेनें क्यों बंद हैं, छोटे छोटे ट्रेनों के स्टॉपेज क्यों बंद है, बिलासपुर एयरपोर्ट को 5वीं उड़ान में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? अरे आपको ने 9 सांसद छत्तीसगढ़ ने दिया है, तो अमित शाह जी तो कल ये बताएं कि 9 सांसद के बदले इन 5 सालों के अंदर एक भी काम नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या? एक भी चावल हम 35 किलो दे रहे हैं। अरे 5 किलो की बात छोड़िए, वो आपका आरोप है, वो आपका आरोप है, झूठ है वो। हम 35 किलो चावल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, बजाज की झूठ मत बोलिए। पैसा लग रहा है और वही दुर्ग है शुभेंदु जी वही दुर्ग है आपने जहाँ भाजपा के सांसद ताराचंद साहू होते थे, जिन ताराचंद साहू को अलग पार्टी बनानी पड़ी, ये वही दुर्ग है जहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं। सरोज पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे का झगड़ा जब जारी है, सरोज पांडे को प्रेम प्रकाश ने जीतने देते और प्रेम प्रकाश को सरोज पांडे ने जीतने देती। इस झगड़े को पूरा देश देख रहा है। लॉकडाउन में अमित शाह जी का एक सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट जरा। अशोक बजाज जी, अभय नारायण जी ने कहा कि हम तो प्रदेश की कई योजनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं, आप केंद्र सरकार की कोई योजना के बारे में बता दीजिए ना, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा हो। वो खुल करके चुनौती दे रहे हैं, एक काम खुल करके चुनौती दे रहे हैं। बताइए आपने क्या फैक्ट्री लगाओ, एक उद्योग लगाओ, एक वायु सेवा बात तो यही है ना, दोनों सवाल करेंगे, जवाब किसी को नहीं दे रहा है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन जब जनता के द्वारा पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, तो उस पर कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, मैं जरा बाबूलाल शर्मा सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। बाबूलाल सर, एक चीज बताइए, क्योंकि ये सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगते रहेंगे, लेकिन जनता के सामने मुद्दे को कैश कर पाने में कौन सही साबित होगा या किसको सफलता मिलेगी, यही निर्भर करेगा चुनाव को जीतने में। तो किसका मुद्दा ज्यादा हावी आपको नजर आ रहा है, किसके लिए मुश्किलें ज्यादा भारी नजर आ रही हैं? देखिए, दुर्ग के अंदर में अगर कहें तो फिर प्रदेश की भी मैं कहूंगा, दुर्ग के क्षेत्र में जो है वाकई में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ कहने को नहीं है आज की स्थिति में। और प्रदेश के स्तर पर अगर देखेंगे, इनके पास मुद्दे हैं लेकिन उनको गरमा नहीं पाए, इन्होंने देर कर दी। ये अगर 2.5 साल पहले इस मुद्दों को गरमाना शुरू कर दे तो ये निश्चित रूप से सफलता पा सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। और आज ये गोबर गिनने जा रहे हैं, गोबर का घोटाला 1300 करोड़ का बोल रहे हैं, तो उसका प्रमाण देना चाहिए। बहुत से घोटाले और बता रहे हैं, उसका प्रमाण देना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी जो कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं जा रहे हैं।
तो जनता अपने ढंग से सोचती है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपको मैं कह रहा हूँ कि ये 15 साल के विकास कार्य जो डॉक्टर रमन सिंह के दौर में हुए थे, उनके नाम पर जो है चुनाव में जाना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा है, हम लोगों ने पूछा था तो इन्होंने कहा हम 15 साल के विकास के ऊपर काम में जाएंगे। लेकिन आप देखिए, रमन सिंह को ही किनारे करके चल रहे हैं, बहुत कम मंचों में साझा कर रहे हैं वो। ओम माथुर आते हैं, उनको साथ लेके बस्तर नहीं जाते। तो जो चेहरा पूरे प्रदेश के एक एक आदमी की जानकारी में है, चेहरा उनका चेहरा अकेला चेहरा रमन सिंह का, उसको आप छोड़कर चल रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले तो ये समझिए। पुरेंद्रश्री देवी आई थी, उन्होंने कहा था रमन सिंह चेहरा है ही नहीं, हमारा कोई चेहरा ही नहीं है। ये सारी चीजें निगेटिव पॉइंट्स है ये। तो अभी ये नहीं लगता बाबूलाल सर कि कोई भी केंद्र स्तर का नेता, बड़ा नेता अगर आता है तो सबसे पहले नेताओं को लेकर के और चेहरे को लेकर के सबसे पहले सूझबूझ और इस पर विचार मंथन करना चाहिए? विचार मंथन उसी में होना चाहिए कि नए चेहरे कौन से लाएं जिनको जिता सके। 2018 के चुनाव में आपको ध्यान होगा शुभेंदु, ये 2 बार आए थे अमित शाह यहाँ पे, और वो इतने कॉमन ढंग से आए थे, कोई काम झाम नहीं, कुछ नहीं, न सुरक्षा न कुछ, सबसे बात कर रहे थे हंस खेल करके और बढ़िया पता लगा रहे थे कि क्या स्थिति आएगी। और उनको लगा था कि जीत जाएगी, तो उनका 85+, उन्होंने कहा था 85+, और वो 85+ किसके पास आए? वो आए कांग्रेस के पास। ठीक है, तो ये कोई जीतने की माहौल बदलते हुए समय नहीं लगता है और इस परिस्थितियों को भांपना बड़ा जरूरी होता है हर राजनीतिक दल के लिए। खैर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बीजेपी की राह क्या आसान होने जा रही है और अमित शाह जो चाणक्य माने जाते हैं, क्या वाकई में परिवर्तन करने जा रहे हैं, देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।